This is lecture number 11. Lecture number 11. We are starting lecture number 11. Already we have discussed from lecture number 0 to 10 and वहाँ पे हमने अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। और लेक्चर नंबर 10 तक हमने आई थिंक 4 to 6 हमने केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए हैं। 0 to 3 जो होता है एल्गोरिथम का बेसिक्स था, व्हाट एग्जैक्टली इज एल्गोरिथम, टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स एंड व्हाट इज द नीड ऑफ एल्गोरिथम्स एंड व्हाट इज द नीड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कैसे हमको कैलकुलेट करना होता है, पोस्टीरियरी प्रायोरी क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। तो यदि आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वाले वीडियोस जरूर देखें यार, क्योंकि लेक्चर नंबर 0 से 10 तक जो था वो एकदम बेस है आपका एल्गोरिथम्स का। और यदि वो आपको समझ में आ जाता है, आई कैन से दैट अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो 40% एल्गोरिथम्स आपके हाथ में है। अगर 0 to 10 वाली वीडियोस आपने समझ ली अच्छे से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली जहां पे हमने केवल बिग ओ की बात की है, अगर आपने बिग ओ को समझ लिया देन यू विल इजिली अंडरस्टैंड दैट ओमेगा एंड थीटा आल्सो। So don't forget to watch those videos first if you want to master in the algorithms for GATE 2025. If you are trying to give GATE exam in CSE and DA, then you can follow that course. Let's start lecture number 11 without delay. And this course is basically in Hindi. So I will try to speak Hindi and in between I will also try to speak English also. Okay, so start करते हैं यार। इंट्रोडक्शन टू एसिम्प्टोटिक नोटेशन से आज हम फाइनली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। और एग्जैक्टली यही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट होती है ना। तो हमने स्टार्ट किया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन से। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है जो मैंने फॉलो की थी कि आपको लूप चलाते बनने लगी तो आप फिर एसिम्प्टोटिक नोटेशन पे डायरेक्ट जंप करें। सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे, बिग ओ क्या होता है, स्मॉल ओ क्या होता है, थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, स्मॉल ओमेगा क्या होता है। तो दैट इज बिग ओ, दैट इज स्मॉल ओ, दैट इज ओमेगा, जो सिंबल मैंने नहीं लिखा वहाँ पे, ठीक है, ओमेगा, और दैट इज स्मॉल ओमेगा एंड दैट इज थीटा। सो ये सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस दीज थ्री थिंग्स आर मेजर थिंग्स, व्हाट, बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा। Then slowly I will discuss these things also. So don't worry about that. I'm going to discuss in depth from basics. So let's start. What exactly is big O means, theta means and omega means. ठीक है, कीप पेशेंस। और एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपन। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जैक्टली ओमेगा की नीड क्या है, मतलब सिम्प्टोटिक नोटेशन की नीड क्या है, हमने बताया था। अब फिर से जानते हैं। तो हमें टाइम अगर बताना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, एक तो प्रोग्राम रन कर लो आप और टाइम बता दो, जैसे 2.6 मिली सेकेंड मैंने बताया था। दूसरा मेथड ये है कि आप एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू टाइम को बताओ, नोटेशंस के थ्रू टाइम बताओ। तो यदि आप डायरेक्ट टाइम बताते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके कि एग्जीक्यूट होने में और कंपाइल होने में कितना टाइम लगा, तो आप मिली सेकेंड में बताते हैं, कोई एक यूनिट होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू बताते हैं तो वो क्या होता है, बिग ओ होता है, थीटा होता है, ओमेगा होता है, स्मॉल ओ होता है एंड स्मॉल ओमेगा होता है। दीज 5 थिंग्स आर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है, जो हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए किसी भी एल्गोरिथम में कितना लगेगा। तो एग्जांपल के लिए अगर आप देखते हैं, सबसे पहले बिग ओ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग ओ, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग ओ देखते हैं। बिग ओ का मतलब क्या है। सपोज दैट वी हैव अ प्रोग्राम, वी हैव अ प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम बोलो एल्गोरिथम बोलो एक ही बात है, प्रोग्राम और एल्गोरिथम्स और एल्गोरिथम, और उसका नाम है, वो एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं उस प्रोग्राम एल्गोरिथम का नाम है फाइंड दी एन एलिमेंट एक्स इन एन array एंड रिटर्न इट्स पोजीशन। सिंपल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक एरे दिया हुआ है, उस एरे में से हमें एक एलिमेंट एक्स को फाइंड आउट करना है कि क्या उस एरे में एक व्यक्ति एक्स उपस्थित है नहीं, यदि है तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। इफ नॉट प्रेजेंट, सो लेट मी राइट, इफ नॉट प्रेजेंट रिटर्न -1,
बहुत सिंपल क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसका मैं एकदम एल्गोरिथम लिखता हूँ ना, एकदम एल्गोरिथम लिखता हूँ, मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो ब्लैक मार्कर ले लेते हैं आज। सबसे पहले मैं एक इंट करके एक एरे बना लेता हूँ। इंट ए आर करके मेरा एरे है एन साइज का, ठीक है। मान लो एन लोग हैं एरे में, ठीक है। और एग्जांपल के लिए मैं इसको 6 ले लेता हूँ, चलो 6 और यहाँ पे मैं 6 एलिमेंट डाल लेता हूँ। 23 6 27 60 15 दैट्स इट, 19 दैट्स इट। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एरे लिया और एक्स जो मेरा दिया हुआ है, एक्स मुझे जिसको फाइंड आउट करना है, सपोज दैट इज 60, केस वन, केस वन 60, ठीक है। अब एक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक लूप चलानी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक व्यक्ति से पूछना है, इस एक्स को उठा के हर व्यक्ति से पूछना है, क्या तुम 60 हो, 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 क्या तुम 60 हो। तो हर एक के पास जाना है, हर एक के पास जाना है, तो हमें लूप चलानी पड़ेगी। इसका इंडेक्स 0 मान लेते हैं, इसका 1 मान लेते हैं, इसका 2 मान लेते हैं, इसका 3 मान लेते हैं, इसका 4, इसका 5। तो हमें लूप चलानी है फॉर इंट i is equal to 0 और i less than n, what is n, n is 6, we have assumed that n is 6, तो हमें n less than n तक चलानी है, इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि 5 तक चलानी है हमें, इंडेक्स तो 5 तक है। और यहाँ पे i प्लस प्लस कर देंगे और हम बोल देंगे अंदर लूप में कि if arr of i इज इक्वल टू x के है, तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे उसका इंडेक्स, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे i को, ठीक है। इस लूप के अंदर की कहानी ये हो जाएगी। तो यदि अंदर ही रिटर्न हो गए, मतलब अगर अंदर ही हमें एलिमेंट मिल गया तो रिटर्न हो जाएंगे i, और अगर इस लूप के बाहर आ रहे हैं तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, -1। इस लूप के बाहर मतलब यहां से यहां तक क्यों आएंगे हम, अगर यहां से रिटर्न नहीं होंगे तब हम यहाँ पे आएंगे, तो इसको -1 बोल दो, रिटर्न -1, सिंपल प्रोग्राम। इस देखो रिटर्न आई अगर हो जाएगा तो ये वाली लाइन चलेगी ही नहीं, अगर रिटर्न आई नहीं होगा तब लूप क्लोज होगा, फिर ये वाली लाइन चलेगी। तो अगर आई मिल जाता है तो यहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन यदि नहीं मिलता है तो रिटर्न क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम। चलो अब देखते हैं कि होता क्या है, अपने केस में देखते हैं। यानी हमने लिखा एक बेसिक, यहाँ पे हमने एल्गोरिथम लिख लिया, इसका एल्गोरिथम। तो ये हमारा एल्गोरिथम है टू फाइंड एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट और नॉट इन अ एरे, इन एन एरे। तो 60 के केस में देखते हैं, हम यहाँ पे जाएं 60 के पास, तो i इज इक्वल टू 0 हुआ, तो ए आर ऑफ 0 कितना हुआ, 23, और 60 को मैच किया x के बराबर, क्या है नहीं, फिर i इज इक्वल टू 1 हुआ होगा, यहाँ पे जाएंगे, पहले i इज इक्वल टू 0 हुआ, फिर i इज इक्वल टू 1 हुआ, तो ए आर ऑफ 6 कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 6 60 के बराबर है क्या, नहीं, फिर i प्लस प्लस हुआ होगा, देखो ये i प्लस प्लस लिखा है, i इज इक्वल टू 2 हुआ होगा, तो क्या ए आर ऑफ 2 मीन्स 27, 60 के बराबर है नहीं, फिर i इज इक्वल टू 3 हुआ होगा, जैसे ही 3 हुआ 60 इज इक्वल टू 60 है क्या, यस। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, ये वाला स्टेटमेंट चल गया और हमने प्रोग्राम में रिटर्न कर दिया i, और अगले आगे के जो भी आगे स्टेटमेंट होंगे ये सारे स्टेटमेंट नहीं चलने वाले। तो हमें यहाँ पे लूप कितनी बार चलानी पड़ी, i इज इक्वल टू 3 तक, मतलब लूप हमारी कितने टाइम्स चली, 4 टाइम्स चली। केस वन में लूप कितने टाइम्स चली, यहाँ पे 4 टाइम्स। अभी के लिए आप दिमाग लगाना छोड़ दें, लूप हमारी 4 टाइम्स चली केस नंबर 1 में। लेट्स गो टू द केस नंबर 2। लेट्स गो टू द केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे चलते हैं और बहुत स्लोली समझते हैं कॉन्सेप्ट को। केस नंबर 2 इज शोइंग कि चलो मेरा x जो है ना 19 है, x मेरा क्या है 19 है, x मेरा क्या है 19 है, ठीक है। तो 19 को हम सर्च करते हैं, तो हमें i इज इक्वल टू 0 पे सर्च किया, पहले 19 नहीं मिला, i इज इक्वल टू 2 पे 1 पे करेंगे फिर भी 6, 19 नहीं मिला, i इज इक्वल टू 2 पे मैच किया फिर भी नहीं मिला, i इज इक्वल टू 3 पे किया फिर भी नहीं मिला, i इज इक्वल टू 4 पे किया, 4 पे मिला क्या, नहीं, 15 60 के बराबर नहीं है, i इज इक्वल टू 5 पे किया, ये लूप सब कुछ कर रही है, तो क्या इज इक्वल टू 5 पे 19 मिला, यस 19 मिला। तो इस बार लूप कितने टाइम्स चला, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना टाइम चला, 5 टाइम्स। सो लूप विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स, सो ब्लू ही यूज करते हैं कलर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। दैट्स वेरी सिंपल। लेट्स मेक अनदर केस नंबर 3।
Let's make another case number 3. So that is case number 3. And at this time now I am selecting x is equal to 23. x is equal to 23. ठीक है. So how you will find I is equal to 0? जैसे किया I is equal to 0 जैसे किया तो ARR ऑफ I क्या है, मतलब 0 कितना है 23, और 23 मैच हो गया x से. यस, तो हमें लूप कितनी टाइम चलाना पड़ा, I is equal to 0 बस के लिए, मतलब लूप कितने टाइम चला यहाँ पे 1 टाइम. लूप कितने टाइम चला 1 टाइम्स. बात को समझो आप, ये तीनों केस जो मैंने बनाए आप समझिए आप बात को. तो हमें मैक्सिमम कहां तक जाना पड़ सकता है, जैसे मेरा ये एरे है, ये एरे है, तो मैक्सिमम हमें कहां तक जाना पड़ सकता है, एकदम कॉर्नर पर. एकदम कॉर्नर पर हो सकता है जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो एकदम लास्ट में ही प्रेजेंट हो, एकदम कॉर्नर पे. तो हमें पहले पे गया, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, एंड तक जाना पड़े हमें. हो सकता है वो एलिमेंट सबसे लास्ट में प्रेजेंट हो सकता है वो एलिमेंट बीच में प्रेजेंट हो सकता है वो एलिमेंट पहले नंबर पे प्रेजेंट हो, दूसरे नंबर पे प्रेजेंट हो. तो हमें यहाँ पे 3 केस दिखाई दिए. ठीक है, हो सकता है दूसरे नंबर पे प्रेजेंट हो, तीसरे भी प्रेजेंट हो. हम मेजोरिटी की बात करेंगे 1 2 3 केस की. जो हमने 3 चीजें देखी थी ना, कौन कौन सी 3 चीजें देखी थी, हमने 3 चीजें देखी थी. हमने 3 चीजें जो देखी थी वो देखते हैं. अब उन 3 चीजों को बात करने का वक्त आ चुका है दोस्तों. तो बात करते हैं उन 3 चीजों की. केस नंबर 1 जो था ना, केस नंबर 1 था 4 टाइम्स चला था लूप, 4 टाइम्स चला था ना लूप. देखो हमें कौन सा था, ये 4 टाइम्स. तो ये था थीटा वाला एवरेज वाला केस, अप्रॉक्स था एवरेज वाला केस. केस नंबर 2 जो था वो था बिग ओ वाला केस, और केस नंबर 3 जो था वो था ओमेगा वाला केस. ठीक है, व्हाट इज मीनिंग सर, व्हाट इज मीनिंग सर. एक एरे है ऐसा, एरे एक एरे ऐसा है, एरे यहाँ i इज इक्वल टू 0 है, यहाँ i इज इक्वल टू n-1 है. तो वर्स्ट केस में आपको कहां तक जाना पड़ सकता है, केस नंबर 1 जो था, केस नंबर 1 था वो क्या होता है, वर्स्ट केस होता है. क्या होता है, वर्स्ट केस होता है. वर्स्ट केस मींस मैक्सिमम टाइम, एंड मैक्सिमम टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं बिग ओ टू रिप्रेजेंट. अभी यू आर यूजिंग बिग ओ. समझ में आई बात. इसीलिए उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ओ एन. मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, ऑर्डर ऑफ एन. किसी भी एरे में हमको एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए यहाँ हो सकता है वो आदमी यहाँ पे बैठा हो, तो यहाँ पे बैठे होने से हमें एन टाइम्स लूप चलानी पड़ेगी. और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स लूप कितने टाइम चलेगी, एन टाइम्स, n-1 चलेगी. फिर भी ऑर्डर ऑफ n-1 को हम ऑर्डर ऑफ 1 ही बोलते हैं, एन ही बोलते हैं. तो हमारी लूप कितने टाइम चली, n टाइम्स, और दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट प्रोग्राम. तो मैक्सिमम कब आ रहा था हमारा, सॉरी केस 2 था, ये केस 2 था जब 19 मेरा यहाँ पे कॉर्नर पे था. ठीक है, कॉर्नर पे था. केस 1 की बात करें, केस 1 की नहीं, केस 3 की बात करते हैं. हमारा एलिमेंट हो सकता है पहले ही मिल जाए, तो हमें टाइम कितना लगेगा, एक ही लूप चलेगा. वो होता है वेस्ट केस. क्या होता है वो, बेस्ट केस. एंड वेस्ट केस मीन्स मिनिमम टाइम कितना लगेगा हमें, 1 टाइम. दैट इज कॉल्ड ओमेगा ऑफ n 1. टू रिप्रेजेंट वेस्ट केस मिनिमम टाइम वी आर यूजिंग ओमेगा, टू रिप्रेजेंट मैक्सिमम टाइम वर्स्ट केस वी आर यूजिंग बिग O. दैट्स वेरी सिंपल. दैट इज द मीनिंग ऑफ दोज थिंग्स, ओमेगा एंड बिग O. दैट इज वेरी क्लियर थिंग. तो हमने देखा बिग O क्या होता है और ओमेगा क्या होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट इज बिग O मीन्स मैक्सिमम टाइम, बिग O मीन्स मैक्सिमम टाइम एंड ओमेगा मीन्स मिनिमम टाइम. ये बॉक्स आपकी कॉपी में होना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टुडेज लेक्चर. लेट्स मूव टू द थीटा केस, थीटा वाला केस, केस नंबर 1. हो सकता है एलिमेंट मेरा बीच में मिले, तो इस बार टाइम कितना लगेगा, एवरेज, उसको बोलते हैं एवरेज केस, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से. इसको बोलते हैं एवरेज केस. और ये क्या होता है, एवरेज टाइम. भाई ना मैक्सिमम लग रहा है ना मिनिमम, तो एवरेज टाइम दैट इज थीटा. और यहाँ पे थीटा ऑफ n/2 हो जाएगा, और हम कांस्टेंट को हटा देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, तो ये हो जाएगा थीटा ऑफ n. दैट्स वेरी सिंपल. अभी के लिए ये थीटा ऑफ n और ओमेगा ऑफ ये बिग O ऑफ n दोनों सेम मानो मत.
अभी के लिए कुछ कंफ्यूजन मत रखो, अभी के लिए आप इतना समझो कि वर्स्ट केस का मतलब होता है बिग ओ, और वेस्ट केस का मतलब होता है आपका ओमेगा, बिग ओ एंड ओमेगा, एंड एवरेज केस का मतलब होता है थीटा। सो अगर मैं एक आपको आसान शब्दों में समझाऊं, आपको जो नोट करना है वो है बिग ओ का मतलब, ओमेगा का मतलब, बिग ओमेगा का मतलब, थीटा का मतलब, इसका होता है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम केस वाला, ये होता है मिनिमम केस वाला, और ये होता है एवरेज केस वाला। दैट्स वेरी सिंपल थिंग, दैट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स, दैट विल हेल्प इन अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो हमें उस एरे में हमको एक व्यक्ति को ढूंढना था, और वो व्यक्ति ऐसे बैठे हैं, मान लो वो व्यक्ति, तो हो सकता है कि हमको ढूंढते ढूंढते उस व्यक्ति को एकदम कॉर्नर पे जाना पड़े, यहाँ पे जाना पड़े, यहाँ पे जाना पड़े, मतलब मैक्सिमम टाइम, हो सकता है व्यक्ति यहीं पे मिल जाए, हो सकता है व्यक्ति यहाँ पे मिल जाए। तो हमारे पास 3 केसेस बनते हैं मेनली थ्योरेटिकल जो एल्गोरिथम में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Let's move to the another concept, that is big OH notation, that is big notation, OH means big O notation, don't worry, OH लिख देते हैं। And let's jump into the theoretical part of the big O, then we will go firstly big O, then omega, then we will jump into the theta, and we have seen till now the basics of the big O, omega and theta, what exactly they are, वो है क्या, वो हमने देखा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें बेसिकली खेलना किसमें है, इस चैप्टर में हमें खेलना है फंक्शंस पे, क्योंकि हम अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो तुमने देखा होगा कभी n log n आ गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कभी कभी तुम्हारा एन स्क्वायर आ गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कभी एन लॉग ऑफ लॉग एन आ गया। तो एग्जैक्टली ये है क्या, ये एक फंक्शंस हैं एन के फॉर्म में, तो दीज आर फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो ये हमारे फंक्शंस हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स, इन द फॉर्म ऑफ एन, इन द फॉर्म ऑफ एन, so these are the functions in the form of n. So we are assuming that we have two non-negative functions fn and gn, तो fn और gn को हमने n का फंक्शंस माना है। एग्जांपल के लिए fn क्या हो सकता है आपका नॉन नेगेटिव, मतलब n स्क्वायर, और fn क्या हो सकता है आपका log n हो सकता है, और gn जो हो गया वो आपका हो गया n क्यूब हो गया, ऐसे कुछ भी फंक्शन n के फॉर्म में हम मानते हैं। ठीक है, तो बिग ओ क्या बोलता है कि अगर मैं बोलता हूं ना, जैसे मैंने बोला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एग्जांपल के लिए मैंने बोला आपको कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, इसका मतलब क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम कितनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग ओ, मैक्सिमम, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो कितनी है, ऑर्डर वो है n। इस लाइन का मतलब क्या है, यही है, मीन्स मैक्सिमम टाइम कितना है n, और उसको लिखने के लिए हम बिग ओ यूज करते हैं, सिंपल चीज। तो अगर fn को मैं बोलता हूं, fn को बोलता हूं ऑर्डर ऑफ gn, मतलब fn की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, gn के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ n इज gn, दैट्स वेरी सिंपल। मैक्सिमम मतलब मेरा fn जो होगा मींस मेरा जो f ऑफ n होगा वो लेस देन इक्वल टू g ऑफ n की होगा। दैट्स वेरी सिंपल, सो इफ यू आर सेइंग दैट सर बिग ओ की डिफिनेशन कैसे आई, तो मैंने लिखा लेट वी हैव टू नॉन नेगेटिव फंक्शंस fn एंड gn if f of n is less than equal to g of n, then we can say that कि f of n is equal to order of g of n. That's very simple definition of the big OH. तो हमने पहले समझा कि O होता क्या है, फिर हमने क्या किया है, डेफिनेशन को डेराइव किया है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ बिग OH. सो अगर दो फंक्शन है हमारे पास fn और gn, और fn अगर लेस देन इक्वल टू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू fn की gn से के बराबर है या उससे छोटा है fn, तो हमें fn को बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ g ऑफ n। वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक जेनेरिक डेफिनेशन की बात करते हैं, जेनेरिक डेफिनेशन ये नहीं है, अब जेनेरिक डेफिनेशन ऐसी होती है, नाउ मूव टू द कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे एक जेनेरिक डेफिनेशन देते हैं कि
एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ जी एन, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है, सी ऑफ जी एन, देन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। ये एक जेनेरिक डिफिनेशन है, ठीक है। और यहाँ पे एन की वैल्यू को हम मान लेते हैं, एन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट से है, एक एन नॉट और सी हमारे कांस्टेंट हैं, तो सी हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया, सी कांस्टेंट हो गया, दैट इज ग्रेटर देन सी ग्रेटर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए क्योंकि नॉन नेगेटिव फंक्शन की बात कर रहे हैं, और एन नॉट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन। डोंट वरी अबाउट एन नॉट एंड एन, जब हम ग्राफ की बात करेंगे ना आपको समझ में आएगा, आपको क्या समझ में आएगा, ग्राफ, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक जेनेरिक डेफिनेशन है जो आपको नोट्स में लिखनी है एग्जैक्टली तो ये है डेफिनेशन हमारे किसकी, बिग ओ की, बिग ओ की डेफिनेशन ये है मेन, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन कैसे डिराइव किया, आपने देखा, हमने धीरे धीरे डिराइव किया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, फिर हमने डेफिनेशन क्या किया, डिराइव किया है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बिग ओ। अब यहाँ पे सी और एन नॉट का खेल क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से पहले ग्राफ देखेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। तो ग्राफ हम बनाते हैं एफ एन और जी एन का, तो हम ग्राफ को बनाने के लिए लाइंस का यूज कर सकते हैं क्या, लेट मी ड्रॉ लाइंस, बस ऑप्शन है क्या लाइन का ड्रॉ करने का, नहीं है हमारे पास लाइन ड्रॉ करने का, ठीक है, हम बना लेंगे हाथ से। तो हमने एक बाई एक्सिस बनाया ग्राफ बनाने के लिए और एक एक्स एक्सिस बनाया ग्राफ बनाने के लिए, दैट इज एन, हम यहाँ पे एन को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे एफ एन को रिप्रेजेंट करेंगे एंड जी एन दोनों को। हम क्या बोल रहे हैं कि एफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन, सी टाइम्स ऑफ जी ऑफ एन, वेयर देयर इज सम कांस्टेंट एन नॉट एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ठीक है। तो देखते हैं हमारा एफ एन क्या है, जी ऑफ एन से क्या है, छोटा है एफ एन, तो हम पहले एफ ऑफ एन बना लेते हैं। तो एफ ऑफ एन बनाते हैं, जैसे ऐसे ऐसे भी जिग जैग चल रहा था, जिग जैग चल रहा था एफ एन जिग जैग चल रहा था, फिर ऐसे हो गया और ऐसे चल रहा, ठीक है, इधर ऐसे ऐसे, अब मतलब इसके ऊपर कभी नहीं आएगा, तो मैंने इसको मान लिया एफ एन ग्रीन वाले को, ठीक है। और जी ऑफ एन क्या था, जी ऑफ एन ऐसे चल रहा है अभी, ऐसे ऐसे, कभी ऊपर गया कभी नीचे, अचानक एक पॉइंट आया, एफ जी ऑफ एन क्या निकल गया, ऊपर निकल गया, ठीक है। और डोंट वरी अबाउट द ग्राफ, अच्छे से समझ में आएगा आपको, आप बस देखते जाओ पेशेंस के साथ। अब एक पॉइंट देखो जहां पे जीएन क्या है, थोड़ा ऊपर निकल गया है, हमेशा के लिए निकल गया एफ एन से ऊपर, ये पॉइंट क्या है, ये एन की कोई वैल्यू होगी तो हम इसको मान लेते हैं एन नॉट, ठीक है। अब समझो बात को, ये जो ग्राफ मैंने बनाया उसको समझो आप क्लियरली है क्या। हमने बोला कि एफ एन की वैल्यू जो है ना, एफ ऑफ एन की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन आफ्टर सम टाइम ऑफ एन, हमारा एन जब एन नॉट से बड़ा होगा तब ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब क्या है कि एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी थी, यहाँ पे एफ एन और जी एन में हम रिलेशन नहीं देख पा रहे थे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट एन नॉट आया जहां पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा जी एन अब निकल चुका है एफ एन से ऊपर, जी एन निकल चुका है एफ एन से ऊपर। सो दिस इज द केस, आफ्टर दिस पॉइंट वी कैन से दैट, कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ एन है, यहाँ पे जी ऑफ एन है, सॉरी, हमारा जी ऑफ एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन हो चुका है किसके, एफ ऑफ एन के, फ्रॉम दिस पॉइंट हमारा जी एन हो चुका है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एन के। तो दिस इज द केस, हमने इसीलिए लिखा है कि एन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट एन नॉट, उसके बाद ही हमारा क्या होगा, फंक्शन ऊपर जाएगा। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ बिग ओ एच रिप्रेजेंटेशन, कि हमने एन नॉट क्यों माना। अब सी की बारी कैसे आएगी, सी कैसे आया वो भी देखेंगे क्वेश्चंस में। तो दैट इज अ ग्राफ, यहाँ पे हमने एफ एन और जी एन को रिप्रेजेंट किया दोनों को, ग्रीन वाला हमारा एफ एन है, ब्लू वाला हमारा जी एन है। हमने देखा एफ एन हमारा पहले लेस देन इक्वल टू, हमें हमारा एफ एन पहले एन नॉट के पहले क्या हो रहा था, ऐसे जिग जैग हो रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था रिलेशन क्या होगा, लेकिन एन की एक ऐसी वैल्यू है एन नॉट जिसके बाद हम एक पर्टिकुलर रिलेशन दर्शा पाए, और वो क्या है कि एफ एन लेस देन इक्वल टू क्या है, जी एन है। तो इसके पहले के लिए ये डेफिनेशन नहीं है, इसके बाद के लिए है। तो यहाँ पे हम क्लियरली डेफिनेशन में एन नॉट को बताते हैं, दैट इज वेरी सिंपल ग्राफ फॉर द बिग ओ। सो ग्राफ क्या है, ये बिग ओ का है,
ठीक है। सो दैट इज द ग्राफ। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एफ एन की वैल्यू दी हुई है n+10 एंड g ऑफ n की वैल्यू दी हुई है n। तो हमें हमेशा याद रखना है, जब भी हमें बिग ओ की बात होगी तो हमें एक चीज याद रखना है अपने दिमाग में। हमें एक चीज याद रखना है, जब भी कभी भी बिग ओ की बात हो तो एक लाइन याद रखो हमेशा, कुछ मत याद रखो। जो भी लेक्चर आपको बताया मैंने, कुछ गेट में काम नहीं आएगा। याद रखो एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ जी एन। ये चीज याद रखो आप, बस आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजिली। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। तो आपको याद रखना है एफ एन लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ जी एन, ये याद है तो आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखते हैं, यही फॉर्मूला लाते हैं यहाँ पे। हम लिखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ जी एन। हमें बताना है बिग ओ है कि नहीं। तो हमें एफ एन हो जाएगा n+10 लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ जी एन मतलब n। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या मैथमेटिकली n+10 लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ n के हो सकता है क्या? यस। हमें इस साइड वाली को बड़ी वैल्यू बनानी है तो हम सी ऐसी चूज कर लेना वैल्यू, सी ऐसी, सी हमें चूज करना है ग्रेटर देन 0। सी ऐसी वैल्यू चूज कर लो कि हमारा फंक्शन बड़ा हो जाए। तो सी क्या चूज कर लो आप? सिंपली बात है, अगर आपने 2 चूज कर लिया तो n+10 लेस देन इक्वल टू 2n होगा क्या? यस होगा। कैसे होगा चेक करते हैं। तो हमने fn को क्या माना? fn को क्या माना? n+10 माना, और gn को क्या माना? 2 टाइम्स ऑफ 2n माना, 2n माना। ठीक है। अब बात करेंगे सर ये कैसे हो गया। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू चेक करते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे देखेंगे, और g ऑफ 1 की वैल्यू। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? f ऑफ n की वैल्यू हो गई 11, इसकी वैल्यू हो गई 2। n की वैल्यू 2 रखो तो इसकी वैल्यू हो गई 12, इसकी वैल्यू हो गई 4। n इज इक्वल टू 3 पुट करो तो इसकी वैल्यू हो गई 13, इसकी वैल्यू हो गई 6। n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, 4 में ये हो गया 14 और ये हो गया 8। और n इज इक्वल टू 5 चेक रखते हैं तो ये हो गया 15 और ये हो गया 10। और n इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 12। n इज इक्वल टू 10 रखते हैं, 10 यहाँ पे आप रख लेना, 10 रखते हैं। 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। अब n इज इक्वल टू 11 रख के देखो, 11। n इज इक्वल टू जैसे ही आप 11 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 11 पुट करेंगे, ये हो जाएगा कितना? 10 प्लस 11 21, दिस इज 22। n इज इक्वल टू 12 पुट करें, ये हो जाएगा कितना बताइए? 22, ये हो जाएगा 24। अब तुम इसको नहीं पा सकते हो, ये आगे निकल चुका है। तो यहाँ तक इस छोर तक हमारा एफ एन ग्रेटर था जी ऑफ एन के, बट आफ्टर लाइफ टाइम यहाँ पे अब कौन ज्यादा रहेगा ग्रेटर? हमारा एफ एन हमेशा लेस देन रहेगा जी ऑफ एन के। एक टाइम पे इक्वल कंडीशन भी आई थी यहाँ पे 2020, इसलिए हम एक इक्वल लगा देते हैं। तो हमारा एफ एन लेस देन इक्वल टू जी एन है, जहां पे हमने सी को चूज किया है 2। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन नॉट? एन नॉट की वैल्यू है 20। दैट इज द मीनिंग ऑफ सी एंड एन नॉट। हमने क्यों लिखा था ये आपको समझा दिया। आपसे कोई नहीं पूछेगा सी एंड नॉट, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको समझाने के लिए मैंने समझाया है। तो एक चीज समझ में आ गई कि n+10 ऑर्डर ऑफ n कैसे आता है। हमने आपको हमेशा बताया, मैंने हमेशा कि n+10 लिखा हो तो हम इसको बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ n। आज आपने देख लिया कि n+1 जो है ऑर्डर ऑफ n है, n+10 है, सो जो है n+10 वो ऑर्डर ऑफ gn है, मतलब ऑर्डर ऑफ n है। मैंने हमेशा बताया था कि n+10 को आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n, और यहाँ पे हमने आज n+1 n+10 को लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ n पुट प्रूफ किया। दैट मीन n+10 इज ऑर्डर ऑफ n। दैट्स वेरी सिंपल थिंग, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो हमें सी देखा, एन नॉट देखा। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखा एंड नॉट देखा। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सी आप कुछ भी मान सकते हैं अपने से। तो हम हमेशा बिगो की बात करेंगे तो हमेशा देखेंगे एक ही चीज। हमें अगर बिगो की कोई बात करता है हमसे तो हम एक ही चीज बोलेंगे कि सर एफ एन लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ जी एन, हमें बात करनी है यही चीज। और देखते हैं हमारा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10 लेस देन इक्वल टू एन सी टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर हो पाएगा क्या? मैं इस बार सी को डायरेक्टली सी इज इक्वल टू हम यहाँ पे 10 पुट कर लेते हैं। सी को डायरेक्टली 10 पुट कर लिया, चलो 10 पुट करके देखते हैं। तो हम n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे f ऑफ 1 कैलकुलेट, इस साइड हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर साइड। सो वी कैन कैलकुलेट हियर। सो
एन की वैल्यू 1 लेंगे, फिर हम एफ ऑफ 1 निकालेंगे, जी ऑफ एन निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, एफ ऑफ एन निकालेंगे, यहाँ पे जी ऑफ एन निकालेंगे। एन इज इक्वल टू 1 पे एफ एन की वैल्यू कितनी आएगी, एफ एन की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, 1 तो कितना जाएगा हमारा, एफ एन क्या हो चुका है अब, एफ एन हो चुका है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10 वही है, लेकिन हमने जी एन में सी ले लिया है, वो हो जाएगा 10 एन स्क्वायर। तो 1 पुट किया, कितना हो जाएगी वैल्यू बताओ, 1 वैल्यू पुट करोगे तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12, और जी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 पुट करने पे यहाँ पे हो जाएगी 10, एन 1 पुट करोगे, एन इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं यार, 2 पे हो जाएगी ये 4 2 6 16 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पे हो जाएगी सीधा हो जाएगी 40। तो यहाँ पे ना एन नॉट हमारा क्या है, एन नॉट क्या है, एन नॉट हमारा 1 है यहाँ पे, सिंपल। तो हम सी कुछ भी चूज कर सकते हैं अपने से। तो देख लो यहाँ पे कि एक टाइम ऐसा आया कि हमारा ये फंक्शन छोटा हो गया सी को मानने पे, ठीक है। तो हमारा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10 इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अरे भाई जब एफ एन लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ जी एम हमने प्रूव कर लिया है, तो वी कैन से दैट कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन, दैट इज एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10, गिवन क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एन स्क्वायर, आप 10 भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है 10, बट हम कांस्टेंट को तो हटा ही देते हैं ना, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। वेरी सिंपल ट्रिक। हमने आपको बताया भी था एक आई स्क्वायर वाले क्वेश्चन में कि ये हमने इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी थी इसकी तुलना में, आज क्लियर हुआ होगा कि हमने क्यों इंपॉर्टेंस दी थी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को की तरफ, लास्ट क्वेश्चन जो हो सकता है प्रोबेबली आज का, नहीं 4 क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तो आप अपने से खुद करें, एफ एन लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ जी एन प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पे एन माइनस 10 हो गया, लेस देन इक्वल टू आप कर सकते हैं एन प्लस 10। कैसे करेंगे, अरे सी कुछ भी मान सकते हैं ना, सी ग्रेटर देन 0, तो मैं मान लेता हूँ डिवाइड बाय 10 पावर 6, ये लो, ये वैल्यू बड़ी हो गई, हर हमेशा इसको 10 पावर 6 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो कभी भी n माइनस 10 लिखा है, n प्लस 10 लिखा है, n प्लस 20 लिखा है, n प्लस 30 लिखा है, कुछ भी कांस्टेंट है, n बाई 20 लिखा है, n बाई 2 लिखा है, कुछ भी लिखा है, दैट इज ऑर्डर ऑफ n, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 4 आप खुद से सॉल्व करके हमें बताएंगे, हम कर देते हैं। चलो, हमें पता है एफ एन लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ जी एन अगर है तो हम उसको बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी टाइम्स ऑफ एन। बहुत फास्ट चलेंगे अब देखो n प्लस 1 को हम लिख लेते हैं एक साइड, लेस देन इक्वल टू n बाई 2 प्रूव करना है सी के साथ, तो सी क्या ले लो यहाँ पे, सी यहाँ पे 2 ले लो और 3 ले लो, चलो 4 ले लो, 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो c इज इक्वल टू 4 पे ये वैल्यू ट्रू हो जाती है। तो इसको भी बोल सकते हैं कि एफ एन इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी एन, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ जी एन। तो एफ एन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n बाई 2, ऑर्डर ऑफ जी एन दैट इज ऑर्डर ऑफ n, सिंपल। तो ऑर्डर ऑफ n के ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए आपके साथ। ये गेट में ऐसे नहीं पूछेंगे आपको कि ये दिस इज लेस देन इक्वल टू। आपको एक चीज आज के लेक्चर से याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको लेक्चर का सार है, सारांश लेक्चर का समरी जो है, समरी वो है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम, इसका मतलब होता है मिनिमम, थीटा का मतलब होता है एवरेज केस, एंड इफ fn is less than equal to c times of g of n, then f of n is equal to big O f g n. That's very simple. ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है, याद रखना है, f of n less than equal to g n, then this case, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्लोली वी विल मूव टू द ओमेगा एंड थीटा ऑल्सो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।